अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है, इसकी एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.5 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2.5 के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 2.6 से अपना काम शुरू करेंगे और 2.6 जो है वो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की है। अब स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन हो और इसमें एक से ज्यादा अगर इक्वेशंस हैं, जिस तरह सपोज एक इक्वेशन ये है, फिर एक दूसरी इक्वेशन हम लिखें इस तरह से, मेरे पास दूसरी इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है और एक और अगर 3 इक्वेशन का हम सिस्टम बना रहे हैं तो मेरे पास एक और ये इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन पे ही हम काम करेंगे। इस तरह से मेरे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, राइट। अब तीनों इक्वेशन है तो सिंपल लीनियर इक्वेशन, लेकिन तीनों इक्वेशन जब मिल जाती हैं साथ में तो हम इन्हें कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, अब सिस्टम हो सकता है 3 वेरिएबल्स का हो, 2 वेरिएबल का हो। अब अगर 3 वेरिएबल का सिस्टम है, इसमें मेरे पास x वेरिएबल भी यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं y वेरिएबल भी यूज हो रहा है, z वेरिएबल भी यूज हो रहा है, तो सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ये जो मैंने सिस्टम लिखा है स्टूडेंट, ये मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल्स टू के साथ यहाँ पे मेरे पास 0 लिखा हुआ है। अगर इक्वल्स टू के बाद आपके पास कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो सिस्टम आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम होगा। और अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर होता, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूं 6 या यहाँ पे लिख दूं 10 या इस तरह से कोई और नंबर होता 0 के अलावा, तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम है और ये 3 वेरिएबल्स का है, यानी कि एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें डिफरेंट मेथड है जिसको यूज करते हुए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो सिस्टम मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं कोफिशिएंट्स को अलग कर लूं, मतलब सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स ए बनाती हूं और इसमें यहाँ पे पहले सारे एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स के कोफिशिएंट क्या है? पहली इक्वेशन में 2, फिर एक्स के साथ यहाँ पे 1 लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ नहीं है बट इट्स अंडरस्टूड के यहाँ पे 1 है। और तीसरी इक्वेशन में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 3 है, फिर y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है और तीसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 ही है। फिर z के कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है, दूसरी इक्वेशन में -1 है, तीसरी इक्वेशन में z है ही नहीं, इसका मतलब है वो 0 है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ऊपर आप अपनी याद के लिए लिख लीजिए कि ये मैं एक्स के कोफिशिएंट लिख रहे हैं, फिर वाई के कोफिशिएंट लिख रहे हैं और फिर हम जेड के कोफिशिएंट लिख रहे हैं। जब ये आप सारे कोफिशिएंट्स लिख लें तो इसको आप मैट्रिक्स ए का नाम दे दें और इसके साथ साथ एक मैट्रिक्स एक्स का बना लें। और एक्स मैट्रिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड। इसको मैंने इस तरह से एक वेरिएबल का नाम दे दिया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इसके बाद कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास 6 10 एंड 0। इससे पहले मेरे पास 0 0 0 था। तो खैर, बी का जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे, जो भी कांस्टेंट होंगे, हम इस तरह से करके लिख लेंगे। अब स्टूडेंट, मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा जाता है कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब ए को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए व्हेन मल्टीप्लाइड विद एक्स मैट्रिक्स, तो ये इक्वल होगा बी के। यानी कि ये पूरे सिस्टम को हमने मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर आप ए मैट्रिक्स, मैंने ऊपर पहले डिफाइन कर दिया कि अगर इस ए मैट्रिक्स को आप एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा, यहाँ पे जो मेरे पास कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू बी के। पहले मेरे पास 0 0 लिखा हुआ था, तो 0 0 0 लिखने का तरीका भी ये होता है कि आप ए एक्स इज इक्वल्स टू, पूरा बी ही 0 था, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए आप इसको 0 कर दें। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास नॉन होमोजीनियस के केसेस को, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को। और जब इक्वल्स टू 0 आ जाए, यानी कि मेरे पास पूरा बी मैट्रिक्स से 0 हो जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है होमोजीनियस इक्वेशंस को, राइट। तो इस तरह से ये सिस्टम आपने याद रखने हैं कि होमोजीनियस सिस्टम कौन से हैं और नॉन होमोजीनियस सिस्टम कौन से हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। हमने ये देख लिया कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास
होमोजेनियस सिस्टम होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन विद एन अननोन्स, यानी कि ये वेरिएबल्स की बात हो रही है। हमने यहाँ पे सपोज ये किया कि मेरे पास एक होमोजेनियस सिस्टम है। होमोजेनियस का मतलब ये कि ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि बी की जगह पे जीरो है। और इसमें एन वेरिएबल्स हैं। एन वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, एन नंबर है ना, जनरल हम बात कर रहे हैं। तो इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर उसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन आ जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पे बनाया है, जिस तरह से ये ए मैट्रिक्स जो हमने कोफिशिएंट, जितने भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए बनाया है, अगर हम इसका रैंक निकाल लें तो रैंक ऑफ ए आप निकाल लें तो वो इक्वल आना चाहिए जितने वेरिएबल्स आपके पास हैं। रैंक आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कि रैंक बेसिकली क्या होता है कि नॉन जीरो रॉज, कि आपने वो देखना है कि मैट्रिक्स में आपके पास नॉन जीरो रॉ कितनी है, यानी कि ऐसी कितनी रॉज हैं जो कि कंप्लीटली जीरो नहीं है। दिस इज कॉल्ड द रैंक। यानी कि पहले जो मैट्रिक्स आपके पास होगा इसको आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में या इक्लॉन फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करें, और फिर उसमें जो नॉन जीरो रॉज होगी वो आपकी रैंक कहलाएगी। तो जो रैंक है, अगर नॉन जीरो रॉज मेरे पास उतनी ही आ रही हैं जितने की वेरिएबल्स हैं मेरे पास, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कोई और नंबर भी आ सकता है, तो वो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रिवियल सॉल्यूशन के रिजल्ट्स होंगे। फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस तभी हमारे पास आएंगे जब हम रैंक निकालें, यानी कि ए मैट्रिक्स को पहले रॉ इक्लॉन फॉर्म में लेके आए, फिर उसका रैंक निकालें, तो वो हमेशा रैंक यानी कि नॉन जीरो रॉ वो छोटी होंगी, यानी कि कम होंगी टोटल वेरिएबल से। अगर रैंक मेरे पास वेरिएबल से कम है तो इसका मतलब है कि उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ही एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो ही आएगा। तो बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इन कंडीशन को याद करते हुए हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रिवियल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सारे वेरिएबल्स हमारे पास जीरो 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 ही आ जाए। अगर जीरो के अलावा कोई और हमारे पास रिजल्ट आता है, हमारा आंसर कुछ और आता है, तो इसका मतलब है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। राइट? तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपका आंसर सिर्फ जीरो 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 आ रहा है तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, और अगर आंसर हमारा जीरो के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। राइट? अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ पॉसिबल, यानी कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप वो फाइंड आउट करें इसके, यानी कि आंसर जीरो 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 के अलावा अगर कोई और आ रहा है, अगर कोई और आंसर पॉसिबल है तो आप वो आंसर्स फाइंड आउट करें। अब इसमें भी तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, और तीन ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, और इक्वल्स टू जीरो है, तो इक्वल्स टू जीरो ये बता रहा है कि ये होमोजेनियस सिस्टम का ही इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम की ही लीनियर इक्वेशंस हैं। ये राइट, ये पूरा हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है। तो स्टूडेंट पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से इसको लिखा जाता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। We change the above system of equation to the matrix form. राइट? ये लाइन लिखना चाहें तो लिख लें। और मैट्रिक्स फॉर्म इसकी अभी हमने देखी, ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। अब ए क्या होता है हमारे पास, जो उसके कोफिशिएंट हम निकाल लें सारे, तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है। यानी कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, फिर वाई के कोफिशिएंट 2, 2, और z के कोफिशिएंट है -2, 5 एंड 8। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए बन गया। और जो x मैट्रिक्स है, और x मैट्रिक्स में हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं हम वो सारे लिखेंगे इस तरह से कॉलम फॉर्म में। राइट? और फिर इज इक्वल्स टू एक जीरो का भी मैट्रिक्स बना देते हैं, 0 0 0। राइट? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू, ये जो हमने मैट्रिक्स ए बनाया है, 1 2 5 2 1 4 -2 5 एंड 8, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास। राइट? अब इस ए मैट्रिक्स को हम इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और इक्लॉन, ताकि हम इसका रैंक फाइंड आउट कर सके ना।
तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है और यहाँ पे हम रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसको रिड्यूस करेंगे। अब ये 1 तो मौजूद है, फर्स्ट रॉ में 1 मौजूद है, अब 1 के नीचे मुझे दोनों जीरो चाहिए। इसका डिटेल प्रोसेस हमने 2.5 में भी किया हुआ है। तो 1 के नीचे मुझे दोनों जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रॉ 2 में माइनस करवा देंगे 2 टाइम ऑफ रॉ 1, यानी कि पहले 1 को, यानी कि जो रॉ 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी, और ये 2 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 है, रॉ 2 में 1 माइनस 2 टू द 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। रॉ 2 में मेरे पास 5 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 टू द 4, 5 प्लस 4 ये हो जाएगा मेरे पास 9, यहाँ पे आ गया 9, राइट। तो ये हमने रॉ 2 के लिए ये काम कर लिया है। अब स्टूडेंट इसी में हम एक और काम कर सकते हैं कि सेम आप तो ये चाहे तो इसको अलग कर लें, चाहे मेरे पास स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं यहीं पे कर लेती हूँ कि रॉ 3 को भी मैं -5 टाइम ऑफ रॉ 1 करवा देती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे भी 0 आ जाए। तो ये 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0, और ये 4 माइनस 5 टू ज़ा 10, तो ये होगा 4 माइनस 10, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -6, और फिर ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10, 8 प्लस 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18। ये मैंने डिटेल प्रोसेस आपको सिखाया हुआ है जब हम रिड्यूस कर रहे थे रॉ इक्लॉन फॉर्म में, राइट। अब ये जो ए मैट्रिक्स मेरे पास बना है यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये सेकेंड जो रॉ है मेरे पास इसमें -3 है, ये 9 है। अगर मैं ये काम करूं कि -1/3 को मल्टीप्लाई करवा दूं रॉ 2 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 2 -2 0, -3 डिवाइडेड बाय -3 इज 1, 9/3 इज 3 3 जा 9 होता है, साथ में माइनस का साइन, और लास्ट रॉ 6 है और ये 18 है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको एज इट इज रखते हैं, -6 और ये 18, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए इस तरह से हमने रिड्यूस कर दिया। अब हमने रॉ 3 इसको भी हमने इसके सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है, मतलब ये 1 के नीचे हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो यहाँ पे रॉ 3 में हम क्या करवाते हैं, +6 टाइम ऑफ रॉ 2, इस 1 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ लाके ऐड करवा देंगे। तो फर्स्ट रॉ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 -2 ही रहेगी। सेकेंड रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी एज इट इज रहेगी। थर्ड रॉ 0 + 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही रहेगा। -6 + 6 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 18 है और +6 टाइम ऑफ रॉ 2 में -3 है, तो 6 - 3 इज -18, तो 18 - 18 ये भी मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्लॉन फॉर्म बन गई है, दिस इज इक्लॉन फॉर्म। और इक्लॉन फॉर्म जब मेरे पास बन जाए, इक्लॉन फॉर्म की कंडीशंस भी मैंने आपको बताई हुई हैं कि आपके पास पहली कंडीशन ये होती है कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट 1 ही है, और इस रॉ में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं सिवाय 0 के। फिर लीडिंग एलिमेंट के नीचे आपके पास 0 होने चाहिए, तो इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे भी 0 है और इस लीडिंग 1 के नीचे भी 0 ही है। ऊपर हम 0 नहीं करते, वो जब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाते हैं फिर हम उस लीडिंग 1 के ऊपर भी 0 करते हैं, राइट। फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि नीचे वाले जो लास्ट रॉ है वो सारी, अगर आपके पास कोई भी 0 रॉ है तो वो लास्ट में लिखें, तो वो लास्ट में ही है। तो अब इस पॉइंट पे आके हम रैंक निकाल सकते हैं। यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नॉन जीरो रॉज हैं, कितनी नॉन जीरो रॉ है, ये 1 रॉ ये 2 रॉ, यानी कि नॉन जीरो रॉज मेरे पास 2 है यहाँ पे। तो इसका मतलब है रैंक मेरे पास आ गया 2। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे मेरे पास, जिसको हम स्मॉल n कह रहे थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास हैं 3। कौन कौन से, x y और z, 3 वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास 3 हो गए। ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन हो, ये वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो रैंक ऑफ ए मेरे पास, रैंक ऑफ ए लेस देन एन है, क्योंकि 2 इज लेस देन 3 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।
राइट। तो इसमें दो कंडीशन होंगी, इट हैज ट्रिवियल एज वेल एज इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, इस सिस्टम ए की हमने अब इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे कि अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी जो पहली रॉ है, आपको याद होगा शुरू में हमने ये सारे एक्स के कोफिशिएंट रखे थे, ये वाई के कोफिशिएंट रखे थे, ये जेड के कोफिशिएंट रखे थे। अब उन कोफिशिएंट को यूज करते हुए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। और इक्वेशंस कैसे बनेंगी, पहले ये 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है x प्लस y, ये 2 है तो 2y, फिर z की जगह -2 कोफिशिएंट है तो -2z इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन x तो 0 है, y 1 है तो y -3z इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ यही दो इक्वेशन बनेंगी। यहां से तो सब x भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है, z का कोफिशिएंट भी 0 है। We have only two equations with three variables. अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो जब दो इक्वेशंस बन गई हैं, इसका मतलब ये है कि हमें एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर हम k कह दें, लेट z इज इक्वल्स टू k, और k इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है k। तो जब मेरे पास ये k की वैल्यू कोई भी हो सकती है और z हमने k के इक्वल लिया है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊं, z की जगह पे k पुट कर दूं, तो इस इक्वेशन से हम इसको नेम भी दे दें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये z की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूं, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये y इज इक्वल्स टू 3, z की जगह पे हम पुट कर देंगे k, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3k। अब ये y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, ये वाली y की वैल्यू है, और z की वैल्यू तो हमने अज्यूम की हुई है k है, क्योंकि फ्री वेरिएबल्स हमने k लिया हुआ है। और तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x प्लस 2, y की जगह पे आ जाएगा 3k माइनस 2, z की जगह पे आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स, या यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, 3 2 जा 6k -2k, तो 6 -2 ये हो जाएगा 4k, तो जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो -4k, तो x की वैल्यू भी हमने निकाल ली -4k। तीनों वेरिएबल्स की हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो हम लास्ट में आप तीनों के सॉल्यूशन लिख दीजिए इस तरह से, द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल्स टू -4k, y इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू k। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये तरीका है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का किसी भी होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अब स्टूडेंट इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में मेरे पास जो सिस्टम है ये कुछ इस तरह से है। अब आप इसको मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। ये भी आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप में मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स ए बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट ये है मेरे पास 1 2 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 1 2, जेड के कोफिशिएंट ये हो जाएंगे 2 -3 एंड -4। ये मैट्रिक्स ए बन गया। अब इसको हमने इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो पहला ऑपरेशन आप लगाइए R2 -2 टाइम ऑफ R1, ताकि 1 के नीचे मुझे रॉ 2 में 0 मिल जाए। 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 में लाके माइनस कर देंगे। और सेम हम यहाँ पे रॉ 3 के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। रॉ 3 में माइनस करवाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे रॉ 1 से। तो ये जो मेरे पास दोनों में जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 -2, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7, और यहाँ पे भी आ जाएगा -7। और फिर जब इस पे हम 3 -3 ये हो जाएगा 0, 2 -4 3 जा 12, 2 -12 ये हो जाएगा -10, ये है -4 -3 2 जा 6, -4 -6 ये भी हो जाएगा -10, राइट। तो ये -7, अगर मैं -7 यहां से अगर हम -1/7 ले लें, इस तरह -1/7 को रॉ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि रॉ 2 को डिवाइड करवा दें 7 के साथ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स
142 7/7, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और ये 0 -10 एज इट इज, राइट। अब ये -10 है, तो हम क्या करते हैं, रॉ 3 में प्लस करवा देते हैं रॉ 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, रॉ 1 में तो कोई फर्क नहीं आएगा, रॉ 2 में भी कोई फर्क नहीं आएगा। 0 प्लस 0 इज 0, -10 प्लस 10 ये भी 0, -10 प्लस 10 ये भी 0। तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो रॉज, ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है मेरे पास। इक्लॉन फॉर्म बनने के बाद अब इसमें मेरे पास जो रैंक आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज, तो रैंक मेरे पास कितना आ गया, 2। रैंक 2 आया, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं, यानी कि रैंक इज लेस देन n। तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आप पहले इक्वेशन बना लें इसकी। तो ये हो जाएगी x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 0 है, सिर्फ y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब तीसरी इक्वेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि तीसरी रॉ तो हमारे पास 0 है। तो हमने एक फ्री वेरिएबल्स कंसीडर करने। तो फ्री वेरिएबल हम z को ले लेते हैं। फ्री वेरिएबल मेरे पास हो जाएगा z, जिसको हम इक्वल करवा देंगे k के, और ये भी मेंशन करेंगे कि k शुड नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू आ गई जो कि k है। अब इसको उठाएंगे और इसको इक्वेशन 2 में पहले पुट कर दें, ताकि y की वैल्यू आ जाए। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है y प्लस z, z की जगह पे k इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई -k। तो ये मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4y, y की जगह पे हो जाएगा -k प्लस 2z, 2k इज इक्वल्स टू 0। -4k प्लस 2k इज -2k इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2k। x y z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई हैं। बस अब सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाएगा। सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू -k और z की वैल्यू k। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने होमोजीनियस सिस्टम को देख लिया कि होमोजीनियस सिस्टम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।